वेलकम टू SLH। आज हम आगे PGT पॉलिटिकल साइंस या UGC नेट DSSB के अगले सेट को सॉल्व करेंगे। ये हिंदी मीडियम सेट है, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1 कहता है, राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है। ये स्टेटमेंट किसका है? गवर्नर का, गेटिल का, या एक मिनट, हाँ, गवर्नर का, गेटिल का, या पॉल जेनेट या ग्रीन का? ये है स्टेटमेंट गवर्नर का। इसके बारे में, गवर्नर के बारे में कुछ और जानकारी दे देता हूँ। गवर्नर ने राज्य का अध्ययन ही राजनीति शास्त्र का एकमात्र विषय बतलाया है। यानी राजनीति शास्त्र का मतलब राज्य का अध्ययन करना। उसने कहा है, राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। सामान्यतः इसकी मूलभूत समस्याओं में 3 बातें आती है। यानी इनकी समस्या में 3 मुख्य बातें आती हैं। प्रथम, राज्य की प्रकृति तथा उत्पत्ति का अनुसंधान। यानी राज्य की प्रकृति क्या है या उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके ऊपर रिसर्च करो। दूसरा है राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप और इतिहास तथा उसके विभिन्न रूपों की गवेषणा, यानी उस पर भी रिसर्च करना। तृतीय, उनके आधार पर राजनीतिक विकास के नियम का निर्धारण करना। यानी गवर्नर का ये कथन था, उसने कहा था कि राज्य का अध्ययन ही राजनीतिक शास्त्र का मेन एकमात्र विषय है, और इसने 3 भागों में बांटा उनके अध्ययन को। प्रथम बताया कि राज्य की प्रकृति का अध्ययन करो, उत्पत्ति का अनुसंधान करो। द्वितीय था राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप और इतिहास, उनकी पर रिसर्च करना। तृतीय, उनके आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का निर्धारण करना। ये गवर्नर का कहना था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन है, किसकी उक्ति है, यानी स्टेटमेंट किसका है? इस वक्त गवर्नर दोबारा आ चुके हैं पर गवर्नर ने राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता ये कहा था, ना कि राजनीतिक शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन है। ये कहा था किसने? लीकॉक ने कहा था। लीकॉक के शब्दों में राजनीतिक शास्त्र सरकार से संबंधित विद्या है। तो आगे थर्ड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे। किस भारतीय कूटनीतिज्ञ ने राजनीतिक शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। चाणक्य ने ऐसा कहा है। राजनीतिक शास्त्र मानव के किस पक्ष को संचालित करती है? यानी राजनीतिक शास्त्र मानव के किस पक्ष को? दार्शनिक पक्ष को, आर्थिक पक्ष को, राजनीतिक पक्ष को, या भौगोलिक पक्ष को? इसका तो सीधा सा आंसर है सी, राजनीतिक पक्ष ही होगा। राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक पक्ष को ही प्रभावित करती है। राजनीतिक शास्त्र की मान्यताओं को व्यवहारवादी यानी बिहेवियरलिस्ट व्यवहारवादी क्रांति ने कब आंदोलन किया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, या 1960 के दशक में, या 1990 के दशक में? ये UGC नेट का क्वेश्चन पेपर 2017-18 में एक आंसर इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। 5वें का आंसर है बी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। यानी राजनीतिक शास्त्र की मान्यताओं को व्यवहारवादी क्रांति ने कब आंदोलित किया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया था। इसके बारे में थोड़ा सा और पॉइंट देख लेते हैं। राजनीतिक शास्त्र की मान्यताएं लोकहित की कसौटी पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गलत सिद्ध हो गई। पुनः दोबारा ये पौराणिक राजनीतिक मान्यताएं 1939 और 45 में लोकहित की कसौटी पर सही साबित नहीं हो पाई। यानी प्रथम में भी फेल हुई और दूसरे में भी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारिक क्रांति के आलोक में राजनीति का अध्ययन प्रारंभ कर दिया गया। तो ये था इसका आंसर। व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीतिक शास्त्र में ढांचा के अध्ययन को
यानी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर को कहाँ तक बढ़ाया, यानी व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीतिक शास्त्र में स्ट्रक्चर के अध्ययन को कहाँ तक बढ़ाया। तो प्रक्रिया के अध्ययन तक, नैतिक क्रियाकलापों के अध्ययन तक, आर्थिक क्रियाकलापों के अध्ययन तक, या राजनीतिक क्रियाकलापों के अध्ययन तक। तो इसका आंसर है ए, प्रक्रिया के अध्ययन तक। राज्य विहीन समाज का अर्थ है, राज्य विहीन समाज का अर्थ है यानी राज्य ना होना, सिंपल सा है। देखो कैसा है, ऐसे समाज जिसमें राज्य के गुण नहीं हो, ऐसे समाज जिसमें संप्रभुता नहीं हो, ऐसे समाज जिसमें संप्रभुता हो, या डी ऐसे समाज जिसमें सामाजिकता, अव्यवस्था, वैधानिकता, बल प्रयोग आदि के लक्षण हैं और इसके कार्य संपादन होता है परंतु राज्य नहीं है। ये डी ठीक है, डी आंसर ठीक है। राजनीति शास्त्र शक्ति का विज्ञान है, किसका कथन है? राजनीति शास्त्र कथन का विज्ञान है, कैटलीन का है, लासवेल का है, मॉर्गेनथाउ का है, या रॉबर्ट डॉल का है? ये कैटलीन का कथन है कि राजनीति शास्त्र शक्ति का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? राजनीति शास्त्र को नीति विज्ञान कहते हैं। ये किसने कहा था? ईस्टर्न ने, डॉसवेल ने, मॉर्गेनथाउ ने, या डॉल ने? तो 9 का आंसर बी है, लॉसवेल। सामाजिक शास्त्रों के अध्ययन का आवश्यक विषय है राजनीतिक का अध्ययन, नैतिकता का अध्ययन, सामाजिक का अध्ययन, या तीनों का अध्ययन? सामाजिक शास्त्र का मेन उद्देश्य समाज का अध्ययन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। राज्य का सर्वोपरि कर्तव्य नागरिकों को सच्चारित यानी सच्चारित तथा सदाचारी बनाना है। किसका कथन है? ये कथन प्लेटो का है। किस देश की विदेश नीति उस देश के भूगोल द्वारा निर्धारित होती है? ये स्टेटमेंट किसका है? किसी देश की विदेश नीति उस देश के भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। नेपोलियन, हिटलर, मॉन्टेस्क्यू या लॉवेल? तो ये कथन है ए, नेपोलियन का। तो नेपोलियन ने कहा था कि किसी देश की विदेश नीति उस देश के भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। वस्तुतः मनुष्य के चरित्र, राष्ट्रीय जीवन और राजनीतिक संस्थाओं पर भूगोल का बहुत प्रभाव पड़ता है। अरस्तु ने सबसे पहले स्पष्ट किया कि भूगोल के ज्ञान के बिना राजनीति के ज्ञान में वृद्धि नहीं हो सकती। यानी भूगोल का ज्ञान भी इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में पहुँचते हैं। राज्य जीवन को मूल आवश्यकताओं के लिए उत्पन्न हुआ है और अच्छे जीवन के लिए ही कायम है। किसने कहा था? ये कथन भी ठीक गार्डनर ने कहा था, कोल ने कहा था, या अरस्तु ने कहा था, या मैकियावेली ने कहा था? तो ये कथन अरस्तु का ही है। यहाँ अरस्तु इम्पोर्टेंट है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी निर्धारित की थी? आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी है प्लेटो के अनुसार? ये सिंपल सा एक आंकड़ा है, 5040। इसे याद ही रखना आसान है। रूसो के मुताबिक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? अब रूसो ने भी कुछ जनसंख्या निर्धारित की थी आदर्श राज्य की, इनकी थी 10,000। एक राज्य तभी राज्य बन सकता है जब यूएनओ के अधिकांश सदस्य उसे मान्यता प्रदान करें, सभी राज्य उसे मान्यता प्रदान करें, कम से कम 10 संप्रभु राज्य मान्यता दें, महाशक्तियों इसे मान्यता प्रदान करें। तो इसका सीधा सा आंसर है बी, सभी राज्य उसे मान्यता प्रदान करें। राज्य की सदस्यता आवश्यक है, ऐच्छिक है, अनावश्यक है, या अवांछनीय है? तो राज्य की सदस्यता बी, ऐच्छिक है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व क्या है? तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व देख लेते हैं। ऑप्शन में ए में दे रखा है संप्रभुता, धर्म, भूमि, जनसंख्या। धर्म तो नहीं है, जनसंख्या, भूमि, सरकार, संप्रभुता ये है।
जनसंख्या राष्ट्रीय ये भी नहीं है, भूमि सरकार, जनसंख्या सैन्य बल ये नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, जनसंख्या, भूमि, फिर सरकार, फिर संप्रभुता। ये राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, इन्हीं के मिलकर राज्य बनता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? व्यक्ति को राज्य के प्रति वफादार रहना पड़ता है, व्यक्ति राज्य के प्रति वफादार रह सकता है किंतु उसे सरकार के प्रति वफादार रहना पड़ता है, व्यक्ति को संसद के प्रति वफादार रहना पड़ता है, व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के प्रति वफादार रहना पड़ता है। तो इसका आंसर है व्यक्ति को राज्य के प्रति वफादार रहना पड़ता है, कथन ए ठीक है। अरस्तु के अनुसार राज्य अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? राज्य एक देवी संस्था है, राज्य कृत्रिम संस्था है, राज्य शक्ति द्वारा निर्मित संस्था है, राज्य प्राकृतिक संस्था है। तो अरस्तु ने क्या कहा था राज्य के बारे में कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य की भूमि के अंतर्गत शामिल है, राज्य की भूमि के अंतर्गत क्या शामिल है? जमीन, भूमि और समुद्र, भूमि, नदी, पहाड़, भूमि, क्षेत्रीय जल और नभ। तो राज्य की भूमि के अंतर्गत शामिल है भूमि, क्षेत्रीय जल और नभ। तो ये तुम्हारा डी इसका आंसर है। किसने कहा था कि राज्य परिवार का विस्तार है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि न्यूटन ने नहीं कहा था, लॉक, प्लेटो, अरस्तु ने कहा था। तो अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पहले समाज के अंतर्गत एक से अधिक मनुष्य का एक हानि लाभ के अंतर्गत जीवन बसर करना एक परिवार था, और जब कई परिवार एक साथ मिलकर रहने लगे तो वह राज्य कहलाया। इसलिए अरस्तु ने कहा था कि राज्य परिवार का विस्तार है। तो काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट था। इनमें से कौन सत्य है? राज्य व्यक्ति से पहले की संस्था है, राज्य समाज से पहले की संस्था है, समाज राज्य से पहले की संस्था है, या इनमें से कोई नहीं। तो कथन इसमें कौन सा सत्य है? इसमें सत्य है समाज राज्य से पहले की संस्था है। समाज पहले, उसके बाद राज्य। और ऊपर लिखा है राज्य व्यक्ति से पहले, नहीं, समाज राज्य ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ठीक सी है। किसने राज्य की परिभाषा दी है? निवर्सन, अरस्तु, बर्गेस या डी हॉबहाउस? राज्य की परिभाषा बी अरस्तु ने दी है। इनमें से धर्मनिरपेक्ष राज्य है अधार्मिक, धर्म विरोधी, धर्म सहित या जिसका अपना धर्म नहीं हो। तो इसका आंसर है डी, जिसका अपना धर्म नहीं हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म से विरुद्ध, धर्म का विरोधी या किसी विशेष धर्म का पक्षधर है, यह गलत है। बल्कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसका अपना कोई धर्म ना हो, वही धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब एक इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, पॉपुलेशन मस्ट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड ए गवर्निंग बॉडी and a number of persons to be governed and of course sufficient to support a state organizations। ये किसकी उक्ति है? ये उक्ति है गवर्नर की। गवर्नर ने ऐसा कहा था, पॉपुलेशन जो है वो मस्ट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड ए गवर्निंग बॉडी। पॉपुलेशन इतना सफिशिएंट, इतना काबिल हो कि वो गवर्निंग बॉडी प्रोवाइड कर सके, और ए नंबर ऑफ पर्सन टू बी गवर्न, और एक नंबर ऑफ पर्सन गवर्न किया जा सके, और ऑफ कोर्स सफिशिएंट टू सपोर्ट ए स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। सफिशिएंसी लोगों से ही स्टेट ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो 27 पे पहुँचते हैं। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित गुत्थी सुलझाने में इतिहास सक्षम नहीं है, क्योंकि इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है। इतिहास वर्णनात्मक है, इतिहास आदर्शात्मक है। समाज को सभ्य अवस्था प्राप्त करने और राजनीतिक ढंग से सुसंगठित हो जाने के बाद ही इतिहास प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर तो डी ही होगा। एक इसके पीछे एक स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों ने कल्पना का सहारा लिया है। किसी भी सिद्धांत को यथार्थ पर
आधारित मानने के लिए इतिहास अपना सबूत पेश करता है, लेकिन राज्य की उत्पत्ति कब हुई इस पर इतिहास कोई भी सबूत पेश नहीं करता। वस्तुतः सभ्य स्थिति में आने के बाद एवं राजनीति व्यवस्था में वेद आने के बाद ही इतिहास राज्य संबंधी सबूत पेश कर सकता है, क्योंकि इतिहास वहाँ से ही प्रारंभ होता है। तो ये स्टेटमेंट है इसके पीछे। 28 क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों द्वारा दिए गए विचार व्यवहारिक है, आदर्शात्मक है, काल्पनिक है या यथार्थ है? तो 28 का आदर्शात्मक है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों ने कल्पना की है, लेकिन आदर्शात्मक कल्पना की है, तो इसलिए इसका आंसर बी आदर्शात्मक है। राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत प्राचीन से आज तक एक आदर्श के रूप में प्रतिपादित किया गया है। स्थिति और परिस्थितियों के अनुकूल लोगों में सजगता लाने के ध्येय से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। जब लोग धर्म भीरु थे, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते थे, जब देवी सिद्धांत की सार्थकता बताकर राजाओं ने अत्याचार करना शुरू किया, तो समझौता सिद्धांत, जब शक्ति की प्रधानता थी तो शक्ति सिद्धांत, फिर विकासवादी सिद्धांत लोगों को वास्तविकता की जानकारी देने के लिए। संक्षेप में प्रत्येक सिद्धांत उपयोगी है और आदर्शात्मक है, इसलिए इसका आंसर आदर्शात्मक आएगा। कहाँ पर थे? इसका आंसर था गवर्नर। ये आदर्शात्मक राज्य है। अब आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांगी, दयनीय, घृणित, पाशविक और क्षणभंगुर था। किसने कहा था? तो ये हॉब्स ने कहा था। एकांकी, दयनीय, घृणित, हैट, पाशविक, क्षणभंगुर, ये सब हॉब्स ने कहा था। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है सरकार शासितों की सहमति पर आधारित है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है ये हिसाब से दिख नहीं रहा। ओके, ये स्टेटमेंट है सरकार शासितों की सहमति पर आधारित है। ये उक्ति किसकी है? हॉब्स की है, लॉक की है, रूसो की है या मॉन्टेस्क्यू की है? तो ये उक्ति है लॉक की। इसका आंसर बी होगा। आगे करते हैं। रूसो के विचारों पर आधारित अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? रूसो के विचारों का अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? फ्रांस की क्रांति पर, इंग्लैंड की शानदार क्रांति पर, इंग्लैंड के गृहयुद्ध पर, हीगेल के राजनीतिक दर्शन पर? तो इसका सीधा सा आंसर है फ्रांस की क्रांति पर। रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? लेवियाथन या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पॉलिटिक्स, दास कैपिटल? तो रूसो की पुस्तक का नाम एक मिनट। रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है?
रूसो की पुस्तक का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। बी इसका आंसर आएगा। क्योंकि लेविएथान तो हॉब्स का है और पॉलिटिक्स अरिस्टोटल का है, दास कैपिटल मार्क्स का है। रूसो ने समझौता द्वारा किस प्रकार के शासन तंत्र का समर्थन किया? कुलीन तंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र या वैधानिक तंत्र? तो इसका सीधा सा आंसर क्या होगा? प्रजातंत्र की बात की गई, क्योंकि जनरल विल का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया और जनरल विल प्रजातंत्र के मूल्यों पर ही आधारित थी। तो रूसो के बारे में कुछ लाइंस है यहाँ पर, देख लेते हैं क्या है। रूसो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा नगर का रहने वाला था। उसकी अवधि 1712 से 1778 है। वो एक घड़ी साज का बेटा था। एक आयोजित प्रतियोगिता वाद विवाद में प्रथम पुरस्कार पाने के बाद उसके जीवन में बदलाव आ गया, वरना वह तो एक आवारा लड़का था। रूसो ने समझौता सिद्धांत के द्वारा प्रजातंत्र शासन का समर्थन किया। उसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मार्ग प्रशस्त किया एवं फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 को प्रोत्साहित किया। तो 1789 में जो फ्रांस की क्रांति थी वो एक तरह से रूसो के इन्फ्लुएंस में भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34 पे पहुँचते हैं। रूसो के मुताबिक प्राकृतिक अवस्था का क्या स्वरूप था? तो रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का स्वरूप देखा है नैसर्गिक शांति की अवस्था या युद्ध और संघर्ष की अवस्था, आदर्श बर्बर अवस्था, पूर्णतः जंगली और बर्बर अवस्था। तो नैसर्गिक शांति की अवस्था, थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देते हैं। रूसो के मुताबिक प्राकृतिक अवस्था परमानंद तथा सुख की थी। जीवन स्वावलंबी एवं आदर्श था। व्यक्तिक संपत्ति न होने से विषमता का अभाव था, यानी इनइक्वालिटी नहीं थी। प्राकृतिक नियम का आधार वृद्धि नहीं किंतु सहज भावना से तथा अनुभूति से पैदा होने वाली सामाजिकता थी। प्राकृतिक अवस्था में लोगों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, स्वेच्छा से इनका उपयोग करते थे। निजी संपत्ति के निर्माण ने सामाजिक विषमता को पैदा किया, यानी जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आई तो इनइक्वालिटी भी आने लगी। तो इसी को 34 के बाद 35 देखते हैं। अब लॉक पे पहुंचते हैं। लॉक के अनुसार शासक समझौते का पक्षधर नहीं था, वह समझौते का पक्षधर था। समझौता केवल एक हुआ, शासक निरंकुश बना। तो इसका आंसर 35 का बी है, वह समझौते का पक्षधर था। लॉक के अनुसार वह समझौते का पक्षधर था। तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं? तो एक डेफिनेशन है, इसके अनुसार तुलनात्मक राजनीति की सटीक परिभाषा क्या है देख लेते हैं। एक निर्णय प्रक्रिया की तुलना जब दूसरे तरह की निर्णय प्रक्रिया से की जाती है तो उसे तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। तो इसके आगे देखते हैं बी क्या आंसर है। दो राजनीतिज्ञों की तुलनात्मक अध्ययन को तुलनात्मक राजनीति कहते हैं? नहीं। दो देशों के बीच के राजनीति संबंधों को तुलनात्मक राजनीति कहते हैं? ये भी एक हद तक ठीक है, लेकिन सटीक आंसर नहीं है। एक जैसी राजनीतिक क्रिया को दूसरे तरह की राजनीतिक क्रियाओं से तुलना को समझने के लिए व्यवस्थित विश्लेषण द्वारा सामान्यीकरण के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे प्रयास को तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। ये डी सटीक आंसर है। आगे देखते हैं तुलनात्मक राजनीति से हमें क्या मिलता है। तो इसमें देखते हैं चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। विभिन्न स्तरों पर घटने वाली राजनीतिक घटनाओं का ज्ञान, ये तो ठीक लग रहा है। किसी देश में घटने वाली घटनाओं का ज्ञान, दो देशों के बीच होने वाले युद्ध का ज्ञान, विश्व में माने जाने वाले धर्मों का ज्ञान।
तो डी गलत है, ए ही सटीक आंसर है इसका। विभिन्न स्तरों पर घटने वाली राजनीतिक घटनाओं का ज्ञान मिलता है। आगे है, अभिजात वर्ग की राजनीति की समग्रता को समझने में मदद मिलती है। अभिजात वर्ग की समग्रता यानी सांस्कृतिक खोज से, व्यवहारिक व्यवहार से, व्यावसायिक व्यवहार से, या ऐतिहासिक खोज से, या तुलनात्मक राजनीति से। विभिन्न वर्गों की राजनीतिक की समग्रता को समझने में मिलती है मदद तुलनात्मक राजनीति से। क्योंकि समाज में विभिन्न वर्ग नए, यानी कि अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें इस वाले क्वेश्चन को, तो समाज में विभिन्न वर्ग नए सामाजिक विचारों का मूल्यांकन इस ढंग से करता है कि ये आम जनता की समझ में आ जाए। यह वर्ग नए नए राजनीतिक विचारों की व्याख्या करता है। तो आगे हम देखते हैं 39 क्वेश्चन नंबर। राजनीतिक व्यवहार की उलझनों को समझा जा सकता है किसके माध्यम से? इतिहास के माध्यम से, धर्मशास्त्र के माध्यम से, तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से, उपयुक्त तीनों के माध्यम से। तो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से समझा सकता है। यानी राजनीतिक व्यवहार की उलझनों को समझा जा सकता है तुलनात्मक राजनीति के द्वारा। तो इसका आंसर सी होगा। राजनीतिक व्यवहार के संबंध ज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया है। तो ये किसका कथन है? तुलनात्मक राजनीति का। राजनीतिक व्यवहार के से संबंध ज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया है तुलनात्मक राजनीति ने। जब व्यवहार की बात हो रही है तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी आंदोलन के विकास ने राजनीतिक शास्त्र को वैज्ञानिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तुलनात्मक राजनीति ने राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान का रूप दिया है। तो तुलनात्मक राजनीति को महत्वपूर्ण बना दिया है। तुलनात्मक राजनीति को महत्वपूर्ण बना दिया है किसने? व्यवहारवादी क्रांति ने, संपूर्ण क्रांति ने, फ्रांस की राज क्रांति ने, रूस क्रांति। तो व्यवहारवादी पता है कि व्यवहारिक क्रांति के से स्टार्ट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 42, व्यवहारवादी क्रांति ने तुलनात्मक राजनीति को महत्वपूर्ण बनाया है। ठीक है। इसके बाद 42 में देखते हैं, किसके अभाव में आनुभाविक सिद्धांत की कल्पना भी नहीं की जा सकती? आनुभाविक क्रांति की कल्पना नहीं की जा सकती। देखते हैं क्या है। दार्शनिक अध्ययन पद्धति के अभाव में, पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति के अभाव में, तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के अभाव में, परिमाणात्मक अध्ययन पद्धति के अभाव में। तो आनुभाविक सिद्धांत यानी अनुभव के आधार पर एम्पिरिकल थ्योरी की बात की जा रही है। तो इसका आंसर सी होगा। तुलनात्मक राजनीति के अभाव में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र का अतीत लंबा और गौरवपूर्ण है। राजनीतिक संस्थाओं का सामान्य विश्लेषण, अनेक प्रकारों का वर्गीकरण, उनके विभिन्न रूपों के विकास का अध्ययन तथा अनेक प्रचलित राजनीतिक व्यवस्थाओं के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन उतना ही प्राचीन है जितना कि विचारों का लिखित इतिहास। ये कथन किसका है? ये कथन हैरी एक्सटीन का है। एक बार इसे दोबारा रीड कर लेना। 44 में देखते हैं आगे क्या है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुआ और इसे एक नए अनुशासन के रूप में विकसित किया जाने लगा। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हुआ था। अरस्तु ने कितने संविधान की तुलनात्मक अध्ययन किया? तो अरस्तु का संविधान अरस्तु ने 158 संविधान का अध्ययन किया था। तो अरस्तु के बारे में कुछ
लाइंस है, मैं बताना चाहता हूँ, देखते हैं क्या है। यूनान के विद्वान अरस्तु ने 2500 वर्ष पहले राजनीति को विज्ञान का दर्जा देना चाहा। उसे राजनीति का जनक माना गया है। उसने इस प्रकार की समस्याओं का चिंतन तथा ऐसी विधियों का प्रयोग किया जो आज भी राजनीति के अध्ययन के क्षेत्र में बहुत मान्य है। 158 संविधानों की तुलनात्मक अध्ययन कर उसने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया। उसने प्रत्येक राज्य की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने के बाद निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर ही राज्य के सिद्धांत की बुनियादी रखी। तो 45 क्वेश्चन का आंसर 158 है। केवल वर्णन के 46 क्वेश्चन में पहुंचते हैं। केवल वर्णन से आगे बढ़कर अधिक सैद्धांतिक रूप से संबंधित समस्याओं की ओर देखिए। किसी भी एक मामला से आगे बढ़कर अनेक मामलों की तुलना की ओर देखिए। सरकार की औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन के आगे बढ़ते हुए राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक कार्यों की ओर देखिए तथा केवल पश्चिमी यूरोप देशों का अध्ययन कर एशिया और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के नए राष्ट्रों की ओर देखिए। यही वर्तमान तुलनात्मक राजनीति है। ये किसने कहा? तो ये व्यक्ति हैं सिडनी वर्बा, इन्होंने ऐसा कहा था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति के विकास का दूसरा स्पष्ट चिन्ह कब दिखाई पड़ता है? पूंजीवादी युग में, मैकियावेली और पुनर्जागरण के युग में, या सामंतवादी के युग में, या उपयुक्त किसी भी युग में नहीं। तो इसका आंसर है 47B, मैकियावेली और पुनर्जागरण के युग में। वहाँ उस समय तुलना करके ही पुनर्जागरण आया था। तो अब एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, उसके आधार पर बताने होते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 48, यानी अगर इसको हम देखें तो निर्देश दे रखा है। आगामी प्रश्नों में 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक कथन ए, दूसरा कथन आर से व्यक्त किया गया है। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनें। तो कथन ए है, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र तुलनात्मक शासन से व्यापक है। कारण है, तुलनात्मक शासन के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं, उनकी संस्थाओं और कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन होता है, जबकि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत इन बातों के साथ ही दूसरे इन सभी विषयों का भी अध्ययन होता है, जिसे हम गैर राजयी अध्ययन की संज्ञा दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें क्या कह रहा है? ए गलत है, आर ए का सही नहीं है। ए सही है, ए गलत है। ए सही है और एवं आर ए का सही स्पष्टीकरण है। हाँ, ये बिल्कुल उसी पे बैठ रहा है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र विवादपूर्ण है। एक कथन है, उसके ऊपर कारण दे रखा है। इसके परंपरागत और आधुनिक दृष्टि में मेल नहीं खाता। तो ए और दोनों सही है, तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, 50। कौन सा दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक एवं अन्य व्यवहारों के बीच वास्तविक संबंध की खोज करता है? यानी कौन सा दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक एवं अन्य व्यवहार के बीच वास्तविक संबंध की खोज करता है? परंपरागत, आधुनिक, व्यवहारिक या दार्शनिक? तो इसका आंसर आधुनिक राजनीति में ही आधुनिक राजनीति ही तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक एवं अन्य व्यवहार के बीच वास्तविक संबंधों की खोज करता है। तो आगे करते हैं। किस तुलनात्मक पद्धति के मातहत तुलना केवल पश्चिमी
एवं राजनीतिक संस्थाओं या संविधानों तक सीमित रह गई है। तो ये 51 का आंसर है परंपरागत पद्धति। इसमें हुआ क्या है, इसमें होता है परंपरागत पद्धति केवल विवरणात्मक है यानी डिस्क्रिप्टिव है, विश्लेषणात्मक और समाधानात्मक नहीं है। इसका क्षेत्र संकुचित था, इसमें केवल पश्चिमी देशों की सरकारों का ही वर्णन किया जाता था और वह भी केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं का गुणगान किया जाता था और गैर राजनीतिक बातों का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता था। तो इसका आंसर ये है। अब आगे 2 क्वेश्चन हैं, देखते हैं। इसका आंसर है ए। तो आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।